डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर एसआर मीना, आचार्य हिंदी, बाबू सोबराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरा कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, उनके निर्धारित जो पद हैं आपके कोर्स में, जिसमें नागमती संदेश खंड अपना चल रहा है। आज के व्याख्यान में नागमती संदेश खंड के शेष जो पद हैं उन पर व्याख्यान दूंगा, उन पर हम अनुशीलन करेंगे। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हो ध्रुव अचल सो दाहिनी लावा, फिरी सुमेर चितुर गढ़ आवा, देखो तोरी मंदिर घमोई, मात उतारी आंधरी भई रोई, जस सरवन बिनु अंधी अंधा, तस रई मुई तेही चित बंधा, कहे सी मरो को राबरी काबरी लेई, पूत नहीं पानी को देई, गई प्यास लागी ते साथा, पानी दीन दशरथ के हाथा, पानी ने पिए आगी पे चहा, तोई अस सुत जन्म असलाहा, होई भागीरथ करूं तय फेरा, जाही सवार मरण के बेरा, तू सपूत माया कर अस परदेश ने लेही, अब ताई मुई होई मुई जाई गति देह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के द्वितीय युग, जिसे पूर्व मध्य काल कहते हैं, उसके प्रेमाख्यान कवि या सूफी मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रमुख महाकाव्य पद्मावत में जो नागमती संदेश खंड है, उसी से संबंधित ये पद है। इस पद में राजा रतन सेन की जो पत्नी है नागमती, वह अपनी विरह दशा का चित्रण करते हुए कहती है कि मेरा शरीर अपने प्रियतम के वियोग में जला जा रहा है, मरा जा रहा है। मुझे किसी प्रकार की कोई चैन सुख शांति नहीं है। मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता है जो मेरी जिंदगी में मुझे सहारा प्रदान करे। इन्हीं भावों से ओतप्रोत होकर के विभिन्न प्रकार के उद्धरण देकर के साहित्यकार नागमती के संदेश, विरह संदेश को इस पद के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। हो ध्रुव अचल सो दाहिनी लावा, फिर सुमेर चित्त और गढ़ आवा। अर्थात हो मानी मैं ध्रुव तारे की तरह अटल हूं, अचल हूं, सो दाहिनी लावा, अर्थात जो मेरे लिए एक अपने स्वाभिमान की बात है, मुझे किसी भी प्रकार के जो विरहाग्नि है उसमें मैं जली जा रही हूं, और मैं अपने जो स्वाभाविकता है, अपना जो स्वाभिमान, उस पर अड़ी हूं। फिर सुमेर चित्रगढ़ आवा, अर्थात मैं अपने प्रियतम के वियोग में जली जा रही हूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है जो चित्तौड़गढ़ में आकर के सुमेरु पर्वत जैसे, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है सुमेरु पर्वत के समान विशाल है, ऊंचा है, उस पर्वत पर मैं जो गढ़ है उसमें अपना स्थिर रूप से डटी हुई हूं, ध्रुव तारे की तरह, और वहां मैं अपने प्रीतम के वियोग में जली जा रही हूं। तो मुझे ऐसा कौन है जो मुझे मेरे प्रियतम को अपने सुमेरु पर्वत जैसे गढ़ पर, चित्तौड़गढ़ पर वापिस ला दे। देखो तोरे मंदिर गमोई, देखो अर्थात मैं चारों तरफ घूम घूम करके मंदिरों में बहुत सी जगह घूम घूम करके मैंने देख लिया है। मात तारी आंधरी भई रोई, अर्थात जो तेरी माता है, यहां थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हुए साहित्यकार कहते हैं कि श्रवण के माध्यम से लिया है कि तेरे जो माता पिता हैं वो तेरे कारण बिल्कुल रो रो करके अंधे हो गए हैं। जस श्रवण बिनु अंधी अंधा, मैं उसी प्रकार से अंधी हो गई हूं, यूं कहना चाहती है कि मैं उसी प्रकार से
अंधत्व को की ओर बढ़ रही हूं। जिस प्रकार से श्रवण के बिना उसके माता पिता अंधे हो गए थे, यानी अंधे हुए जा रहे हैं, या श्रवण के बिना उसके अंधे माता पिता मरे जा रहे हैं। तस रई मुई तेह चित्त बंदा, इस प्रकार से मैं भी मानो धीरे धीरे मेरा पूरा चित्त, पूरा ध्यान उसी तरह से बंधा हुआ है और मैं धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही हूं। मुई मानी मौत। कहे सी मरो, अर्थात कब कहां बरी ले। साहित्यकार आगे नागमती के भावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं कैसे मरूं, अर्थात मरा भी नहीं जा रहा है। कहूं काबरी ले, अर्थात पता नहीं कब किस तरह से मेरी कोई ले मुझे। पूत नहीं कोई नहीं मेरे यहाँ कोई पुत्र है। पानी को दे जो कि मुझे श्रवण की तरह वो पानी पिला करके मेरी प्यास बुझा दे, अर्थात मुझे ऐसा कोई सारा नजर नहीं आता है। गई प्यास लागी तेरी मात ले साथा, अर्थात यहाँ आगे नागमती कहना चाहती है कि मेरी प्यास और भूख, हे मेरे प्रियतम, आपके साथ ही मेरी प्यास और भूख भी एक तरह से चली गई है। पानी देना दशरथ के हाथा, अर्थात यहाँ आगे फिर कहना चाहता है कि अब यहाँ दशरथ के हाथ पानी देने वाला कौन है। पानी दीने दशरथ के हाथा, अर्थात दशरथ के हाथ ही एक तरह से पानी दिया जा रहा है। पानी ने पिए आगी पे चाहा, अर्थात मेरे अंदर विराग्नि लगी हुई है या मैं विराग्नि में जली जा रही हूं, इसलिए उसमें पानी भी नहीं दिया जा सकता। वो पानी से भी बुझाया जाना संभव नहीं है, पानी भी नहीं पिया जा सकता। तो यह सुत जन में असलाहा, अर्थात तेरा जैसा पुत्र श्रवण के लिए कहा गया है कि हे श्रवण, तेरा जैसा पुत्र इसी जन्म यानी आगे जन्मों में भी होना चाहिए। ऐसे पुत्र की मैं उम्मीद करती हूं। कोई भागीरथ करूं फेरा, और मैं भागीरथ की तरह, क्योंकि भागीरथ इस धरती पर गंगा को लाया था और यहां पर पुण्य कमाया था, तो मैं एक तरह से भागीरथ की तरह तेरे लिए फेरी लगाऊंगी। जाही सवार मरण के बेरा, अर्थात मैं उस पर सवार होकर के मैं उस मरण के बेरा, अर्थात मरने के लिए भी देर नहीं लगाऊंगी। बेरा मानी समय। तू सपूत मात कर, अर्थात यहाँ श्रवण को संबोधित करते कहते हैं कि हे कि मानो तू ही मेरे लिए एक तरह से सपूत है। अब परदेश ने ली, और अब इस तरह से मुझे परदेश में न छोड़े। अब ताही मुई होई, अब चाहे मेरी मौत हो जाए, मुझे जाई गति होई। और मैं ये भी कह देना चाहती हूं कि मुझे लगता है कि अब तो मेरी मर करके ही गति होगी, अन्यथा मुझे कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से इस संपूर्ण पद में मलिक मोहम्मद जायसी ने राजा रतन सेन की जो विवाहिता पत्नी है नागमती, उनके विरही भावों को विभिन्न प्रकार के श्रवण के माध्यम से उदाहरण देते हुए अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नागमती दुख ग्रह अपारा, धरती सरग जरे तेज धारा। इस पद में भी रानी नागमती के वियोग अवस्था का अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार के माध्यम से वर्णन किया जा रहा है। यहां साहित्यकार कहता है कि नागमती दुख ग्रह अपार, अर्थात नागमती है उसका दुख बहुत ही ज्यादा अपार है, जिसकी कोई ओर छोड़ नहीं है, कोई सीमा नहीं है। धरती सरग जरे तेज धारा, अर्थात साहित्यकार ये कहना चाहता है अतिशोक्ति अलंकार का सहारा लेते हुए या बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके करना है कि नागमती का वियोग इस तरह से इस धरती को प्रभावित कर रहा है कि धरती से आसमान तक सब जगह जला जा रहा है। वातावरण बहुत ही गर्म हो रहा है, धरती जली जा रही है, झुलसी जा रही है, धारा मानी झुलसी जा रही है। नगर कोट गर बाहर सुना, इसकी वजह से क्या हुआ पड़ा है कि नगर कोट जो हमारे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उसका जो पूरा नगर कोट है, जो पूरी दीवार है, परकोटा है, वो सब जगह सूनापन, वहां सब जगह सूनापन छाया हुआ है। नो जी हुई घर पुरुष भी होना, अर्थात इतना ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे जिस प्रकार से पुरुष के बिना घर सूना लगता है, वैसे ही विहुना माने रहित, अर्थात रानी नागमती का जो घर है, जो महल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो राजा रतन सेन के बिना बिल्कुल सूना महसूस हो रहा है। तू कांवरू पर आपस टोना, अर्थात अब मैं किसी प्रकार से जादू टोना टोटका करूं तो भी वो मेरी बस की बात नहीं है। भूल जोग, अर्थात जोग को भूल जा, योग साधना को भूल जा। छोरा तो ही लोना, अर्थात तू तो अभी नया छोरा है, नया है, सलोना है, सुंदर है। वह तो ही कारण मरी भई छारा, अर्थात वो तेरे कारण मरी जा रही है। और भई छारा, अर्थात उसका जो शरीर है वो एकदम कृशकाय हो गया है। रही नाग हुई पवन आधारा, अर्थात वह तो बुरी तरह से आपके वियोग में
जली जा रही है। पवन अधारा अर्थात वह तो बुरी तरह से उस विरहाग्नि में जली जा रही है जिसको पवन अधारा अर्थात प्राण वायु मानो उसको और तरह से उसमें एक तरह से अग्नि उसको प्रज्वलित करने में भूमिका निभा रही है। कहूं बोलही मो कहें लेव खाऊं अर्थात बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप खा लो पी लो, इन चीजों को मत याद रखो, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि मैं कैसे कहूं, मुझे कोई भूख नहीं लगती, मुझे कोई प्यास नहीं लगती, क्या खाऊं और क्या कहूं। मासू न अर्थात न तो मुझे खाया जाता है, काया रचे जो कहूं अर्थात मैं न तो कोई ब्रह्मा जी हूं जो इस काया को अपने हिसाब से मैं सेट कर दूं, ये कहना चाहती है। विरह मयूर नाग अर्थात विरह रूपी मयूर और विरह रूपी मयूर और नाग को डस रहा है। वह नारी अर्थात वह नारी को विरह रूपी मयूर उस नाग को डस रहा है। तू मजा कर बेगी गुहारी अर्थात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, गुहार करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, गुहार मानी बेगी विनती, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप जल्दी जल्दी आए जिससे कि हमें वही पुनः संयोग अवस्था प्राप्त हो। मासू गिरा पांजर होई परी अर्थात मुझे लगता है कि मेरी जो जिव्या है उसका भी जो मांस है वो भी लगभग गिर गया है, यानी मेरी भी जिव्या ने भी गिरा मानी जिव्या या वाणी उसने भी वो भी एक तरह से बिल्कुल लड़खड़ा गई है, वो भी काम नहीं कर रही है। पांजर होई परी और वो भी बिल्कुल पंजर अस्थि पंजर की तरह हो गई है। जोगी हे योगी अब पहुंच ले जरी, आप जल्दी से पहुंचिए क्योंकि मैं आपके बिना जली जा रही हूं, वियोग अवस्था में जली जा रही हूं। देखी विरह दुख ताकर मैं सो तजा वनवास आये भागी समुद्र तट तब न छाड़े प्यास। इस प्रकार से हीरामन तोता वो पक्षी राजा रतन सेन के समक्ष कहता है कि हे राजन, मैं रानी नागमती की विरह अवस्था को देख करके आपके पास तक भाग करके आया हूं और मेरे से उनका दुख देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप मैं सो तजा वनवास, मैं वनवास को त्याग करके पुनः जाना चाहता हूं। आयु भागी समुद्र तट और मैं भाग करके समुद्र तट पर आया हूं। तब उन्हें छाड़े पास अर्थात तब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, यानी ये कहना चाहती है, साहित्यकारी कहना चाहते हैं कि रानी नागमती का जो वियोग है, वो विरहाग्नि है, वह बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। उसी कारण में भागा फिर रहा हूं। अतः राजन आप समझिए कि किस प्रकार से आपके वियोग में आपकी जो पत्नी है रानी नागमती वह मरी जा रही है। तो संपूर्ण ऊपर इस पद में शुरू की जो लाइन है उनमें अतिशोक्ति अलंकार नजर आ रहा है। अस पर जरा विरह कर गठा मेघ शाम भय धूम सो उठा। आगे यहाँ फिर अतिशोक्ति अलंकार का सहारा लिया जा रहा है। इस प्रकार से रानी नागवती अपनी प्रीतम राजा रतन सेन के वियोग में बुरी तरह से जली जा रही है। अस पर जरा विरह कर गठा अर्थात इस प्रकार से उसके शरीर में विरहाग्नि प्रज्वलित हो रही है जिसके कारण उसका शरीर एक तरह से गठ गया है। मेघ मां शाम भय धूम जो उठा अर्थात उसको देखकर कैसा लगता है कि जैसे मेघों के समान उस विरहाग्नि से निकलने वाली धुआं से बादल छा गए हैं। डाड़ा राहु केतु का दादा अर्थात जिसके कारण क्या हो रहा है कि राहु और केतु ये इत्यादि अपने आप को जलन महसूस कर रहे हैं, वो भी वहां से भाग गए हैं। सूरज जरा चंद्र अरि आधा। देखो यहां साहित्यकार मलिक मोहम्मद जायसी इस पद के माध्यम से अपनी अलंकारिकता का परिचय देते कहते हैं बहुत ही ज्यादा अतिशोक्ति का सहारा इसमें दिया गया है। हमें नजर आता है सूरज जरा अर्थात इस रानी नागमती की विरह दशा के कारण, विरहाग्नि के कारण सूर्य तक भी जला जा रहा है। जो सूर्य हमें जलता हुआ नजर आता है तब तक नजर आता है वो रानी नागमती के वियोग के कारण ही, विरहाग्नि के कारण ही जल रहा है। चांद जरी आधा और चांद भी जल करके आधा रह गया है। ये साफ साफ यहाँ पर बड़ा सा वर्णन करने की साहित्यकार की प्रतिभा का एक बहुत बड़ा हमारे सामने उदाहरण पेश हो रहा है। और सब नकत तराई जरई और आगे कहना चाहते हैं साहित्यकार जी रानी नागमती के वियोग में जो आसमान में विभिन्न प्रकार के असंख्य नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, वो सारे उसी की वजह से जल रहे हैं। टूटे लूक धरती पर मह परई अर्थात और उनकी जो लुक है, उनकी जो लुक मानी अग्नि जो ज्वाला है वो धरती पर टूट करके पड़ रही है जिसके कारण धरती भी तप रही है।
जरे सो धरती ठावे ठाऊ, अर्थात जिसके कारण की धरती भी स्थान स्थान पर जलती हुई नजर आ रही है। दह कई पलाश जरे ते ठाऊ, और इतना ही नहीं, जो पलाश वृक्ष है वो भी धधक रहे हैं। ते दाऊ अर्थात तेरे समान, तेरे दाऊ माने तेरे समान यहाँ इस धरती पर आसमान जो विराग्नि बरस रही है, उस विराग्नि के कारण ये पलाश वृक्ष भी बुरी तरह से धधक रहे हैं, दहक रहे हैं। वह सांस तस निकसे धारा, इस प्रकार से रानी नागमती के यहां से विरह से युक्त जो श्वास निकल रही है, उसके कारण इस प्रकार का प्रभाव हमें नजर आ रहा है। दही दही पर्वत होई सा अंगारा, अर्थात ऐसा लग रहा है चारों तरफ जो पर्वत हैं वो भी बुरी तरह से अंगारे की तरह दहक रहे हैं, दहकते हुए नजर आ रहे हैं। भंवर पतंग जरे ओ नागा, और इतना ही नहीं, जिसके कारण क्या हो रहा है, भंवरे और पतंगे भी चारों तरफ चले जा रहे हैं। कोयल भुइल डोमा कागा, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं जिनमें कोयल भी है और भुइल भी है, डोमा भी है, काग कौवा भी है, इतना ही नहीं और सारे पक्षी हैं वो भी बुरी तरह से जले जा रहे हैं, या उनके पंख भी अब धीरे धीरे जल गए, इसलिए वो भी उड़ने में असमर्थ हो रहे हैं। बन पंखी सब जीव ले उड़े, अर्थात अब आप सभी जानते हो कि बिना पंखों के पक्षी कैसे उड़ सकते हैं, इसलिए बन पंखी सब जीव ले उड़े, अर्थात सभी पक्षी अपना अपना जीव बचा करके भाग गए हैं। जल में मच्छ दुखी हुई बड़े, और इतना ही नहीं, उस विराग्नि का समुद्र तक भी इतना प्रभाव है कि जिसके कारण मछली भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। वो भी उस समुद्राग्नि, जो नागमती की जो विराग्नि, उसके कारण समुद्र का जल भी बहुत ज्यादा तपित दे रहा है, ताप दे रहा है, जिसके कारण मछली भी जली जा रही है। महू जरत तह निकसा, इसलिए मैं तो वहां से जल करके निकल करके भाग करके आया हूं। इस बात को पक्षी राजा सेन के समक्ष अपनी बात को रखता हुआ कह रहा है। समुद्र बुझाए आई, अर्थात मैं तो समुद्र में ही अपनी आग को, क्योंकि मैं जला जा रहा था, उसको बुझा करके आ गया हूं। समुद्र पानी जारी खार भा, और इतना ही नहीं, समुद्र का पानी जलने के कारण खारा होता जा रहा है या खारा हो गया है, भावन हो गया है, धुआं रहा जग छाई, और उसी के कारण जो धुआं निकल रहा है, उस धुआं से संपूर्ण संसार में वही धुआं छाया हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से इस पद्य में भी साहित्यकार ने अतिशयोक्ति अलंकार का सहारा लिया है, और ऐसा लगता है साहित्यकार की जो कल्पनात्मकता है, कल्पना शक्ति है, वो अभी बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, यह सराहनीय है। राजे कहा रे सरग संदेशी, उतरी आओ मोहि मिलू रे विदेशी। अब यहां आगे साहित्यकार रानी नागवती की कल्पनाओं को साकार करते हुए कहते हैं कि राजे कहा कि हे राजे, मैं क्या कहूं, रे सरग संदेशी, अर्थात इस स्वर्ग से आए हुए संदेश के विषय में मैं क्या कहूं। उतरी आओ मोई मिलू रे विदेशी, अर्थात राजा कहता है कि हे स्वर्ग से आए हुए पक्षी, आप नीचे धरती पर आइए और मुझसे आकर के आप मिलिए, मुझ विदेशी से आकर के मिलिए और मुझे अपना सारा वृतांत सुनाइए। पाए टेक तो लाय और हेरी, अर्थात मैं आपको पैर टेक करके अपने हृदय में बसाना चाहता हूं, स्थान देता हूं, यानी सहृदय हृदय में आपको स्वीकार करता हूं। आपकी बात को सुनने के लिए, मैं आपकी वृतांत को सुनने के लिए बहुत ही बेताब हूं। प्रेम संदेश कतव हुई निये रे, अर्थात मुझे प्रेम संदेश को बिल्कुल अति पास होकर के आप सुनाइए, प्रेम पूर्वक सुनाइए। नियर माने पास में आकर के, प्रेम संदेश कतव माने कतई नजदीक होकर के मुझे आप सुनाइए। कहा व्यंगम जो बनवासी, अर्थात हे बनवासी, हे व्यंगम, इस बनवासी को आप सुनाइए। कित गिरही हुई उदासी, अर्थात किसके गिरने के कारण किस किस जगह उदासी छाई हुई है, कैसे छाई हुई है, इसके विषय में मुझे इस वृत्तांत को बहुत आप गंभीरता पूर्वक सुनाइए। मैं आपकी बात को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हूं। जेही तरवर तर तुम असको कोकिल काग बराबर दो, साहित्यकार आगे कहना चाहता है कि जो ही तरवर तर तुम असको, अर्थात जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हुए हो कोकिल काग बराबर दो, अर्थात इसी पेड़ पर भी कोकिल और काग दोनों बराबर रूप से बैठे हुए नजर आते हैं। यानी जब परिस्थिति ऐसी आती है तो उस समय एक दूसरे के जो अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति हैं या पक्षी हैं या जो भी जीव हैं, वो सब एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं, क्योंकि विपत्ति काल में सभी सब एक हो जाते हैं। धरती में विष चारा परा, अर्थात सारी धरती पर ऐसा लगता है सब जगह जैसे जहर का ही प्रभाव पसरा हुआ है। हारिल जानी भूमि परिहारा, और हारिल पक्षी यानी तोते ने भी इस बात को जान करके भूमि को त्याग दिया है, परिहारी मानी त्याग दिया है। फिरो वियोगी डारे डारा, और अब वह एक वियोगी की तरह
एक डाल से दूसरी डाल पर इधर से उधर भटकता हुआ फिरता हुआ नजर आ रहा है। करो चले के पंख पसा संकारा, और वह अपने पंखों को पसार करके इधर से उधर बराबर चला जा रहा है। जिए के घड़ी घटती नीति जाही, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके जीने की जो घड़ी है वो लगातार समाप्त होती जा रही है, यानी उसकी उम्र आयु कम होती जा रही है। सांझे जीव रहे दिन नहीं, अर्थात उसको ऐसा लगता है कि जैसे शाम तक जी लिए तो पता नहीं दिन नहीं, अर्थात अगले दिन का पता ही नहीं है, यानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो लई फिरो मुकुट होई परो न पिंजर महा, अर्थात यदि आप मुक्त अवस्था में जीवन जीना चाहते हो, मुक्त अवस्था के रूप में आप जीवन जीना चाहते हैं, तो आप पिंजरे में बंद न हो। यहां साहित्यकार हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप इस आत्मा को मुक्त अवस्था प्राप्त कराना चाहते हो तो सांसारिक जो बंधने हैं, सांसारिक बंधनों के पिंजरे में न पड़े, उनसे आप विमुक्त रहें, उनसे दूर रहें, तो ही आप अपनी इस जीवात्मा को मुक्ति अवस्था दिलवा सकते हैं। ये भी हमें एक संदेश देने का साहित्यकार ने प्रयास किया है। जाऊं बेगी थल आपने, इसलिए साहित्यकार आगे उस पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ उस स्थल पर आया हूं, जा रहा हूं, है जे बीच निभा, अर्थात जिसके कारण मुझे ये लगता है कि मैं मध्य मार्ग, बीच का मझला मार्ग निकाल करके ही अपना समय सकुशलता से गुजार सकता हूं, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट पद है, कई संदेश व्यंगम चला आगी लागी सगरो सिंगला। इस प्रकार से वो पक्षी जो चित्तौड़गढ़ से भाग करके आया था, अपनी जान बचा करके आया था, वो राजा रतन सेन को उस पेड़ के पास में अपना विरह संदेश, रानी नागमती का विरह संदेश सुना करके पूरे सिंगल द्वीप में इधर से उधर घूमने लगा। कहीं संदेश विहंगम चला, अर्थात संदेश कह करके राजा रतन सेन के समक्ष रानी नागमती का विरह संदेश सुना करके वो आगे बढ़ चला। आगे लागी सगरो सिंगला, उसने देखा कि उसके सामने सिंगल द्वीप दिखाई दे रहा है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे पूरे सिंगल द्वीप में जैसे आग लगी हुई हो। घरी एक राजा गोरावा, अर्थात वो एक सेकंड के लिए वहां राजा को उसने गोहरावा, यानी वहीं घूमता रहा, वहीं विचरण करता रहा। भा आलो, हे राजा, मैं आप पर क्या ऐसी चीजें छुपाऊं या कहूं। पुनी दृष्टि ने आवा, अर्थात मुझे कुछ दोबारा नजर ही नहीं आता है। पंखी नाव ने देखा पंखा, हे पक्षी कहता है कि मुझे न तो कोई नाव नजर आती है, न कोई पंख नजर आते हैं जिसके माध्यम से मैं आपको ये कहूं। राजा होई फिरा के शाखा, राजा भी ऐसा लगा जैसे वहां विभिन्न प्रकार की शाखाओं पर पड़ता हुआ उस पक्षी की तरह नजर आ रहा है। जस हेरत वह पाखी हेराना, अर्थात जिस प्रकार से उन पक्षी को देख करके वह हैरत में पड़ गया और देखने लगा। दिन एक हमऊ करब पयाना, अर्थात एक दिन वो एक दिन कब आएगा जिस दिन हम यहाँ से प्रयाण करेंगे, यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जिस प्रकार से मेरे प्राण रूपी पिंड एक स्थान पर अटके हुए हैं, लगे हुए, यानी राजा रतन सेन के जो प्राण एक तरह से रानी नागमती की तरफ भी अटके हुए हैं और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती को प्राप्त करने में भी उसके प्राण वहीं टिके हुए हैं। एक बार चित्तौड़गढ़ जाऊं, अर्थात एक बार मैं अपनी जो प्राण प्यारी है रानी नागमती, उसको देखने के लिए, जिसके प्राण मेरी वजह से अटके हुए हैं, उसको मैं देखने के लिए एक दिन निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़ जाऊंगा। एक बार चित्तौड़गढ़ जाऊं, अर्थात एक बार मैं चित्तौड़गढ़ जाना चाहता हूं। आवा भंवर मंदिर में महाकेवा, जीव साथ ले गयो परेवा। आवा भंवर, अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तरह से बहुत बड़े भंवर में आ गया हूं। मंदिर महकेवा, अर्थात मैं किस प्रकार से, केवल माने किस प्रकार से मैं मंदिर के बीच आऊं। जीव साथ ले गए परेवा, ऐसा लगता है कि मेरे जीव को तो वो परेवा, वो पक्षी लेकर के चला गया है। तन सिंगल मन चितुर बसा, अर्थात सिंगल द्वीप रूपी शरीर में एक तरह से राजा ये कहता है कि मेरा तन तो सिंगल द्वीप में है और मन चित्तौड़ में बसा हुआ है, यानी क्योंकि मैं इस समय सिंगल द्वीप में हूं, तो राजा रतन सेन कहना चाहते हैं कि मेरा जो शरीर है वो तो सिंगल द्वीप में है और मेरा मन वहीं बसा हुआ है चित्तौड़गढ़ की तरफ ही। जीव जीव बस विषंबर नागिनी जी में डसा, इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि विष रूपी विराग्नि विष से भरी हुई, विषंबर अर्थात विष से भरी हुई नागिनी जैसे मुझे डसी जा रही है, वो मेरी स्थिति बनी हुई है।
जेती नारी हंसी पूछे, अर्थात जितनी जितनी नारियां पूछ रही हैं, जितनी जितनी नारियां हमसे पूछ रही हैं, अमीय वचन जीव तंत्र, अर्थात अमृत रूपी वचन के तत्व रूपी सहारे के माध्यम से ही हम, एक तरह से इन वचनों के माध्यम से ही हम जीवित हैं। रस उतरा विष चढ़ी रहा, अर्थात ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर अपने प्रियतम से संबंधित प्रेम भरा हुआ है, और विष रूपी जो विराग्नि रूपी विषय वो कभी चढ़ता है कभी उतर जाता है। अमीय न ओही तंत्र मंत्र, अर्थात मेरे अंदर इस प्रकार का शरीर में विरह वासना रूपी या वियोगनी विराग्नि रूपी विरहनल रूपी ऐसा जहर छड़ा हुआ है कि जिसको कोई उतारने का कोई न तो कोई मंत्र लगता है, न ही कोई मंत्र उतारने में मुझे सक्षम नजर आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ भी साहित्यकार ने रानी नागवती के जो विरह अवस्था है और जो उनका विरह है उसका साहित्यकार ने बहुत ही अतिशोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। साहित्य के जो इस साहित्य के सारे जो पद है इनके अंदर तुकांत हमें नजर आती है, जैसे सिंगला, आवा, शाखा, पयाना, जाऊ, परेवा, डसा, अर्थात सब में कहीं अकारांत है तो कहूं उकारांत है। इसी काव्य का जो अंतिम पद है वो देखिएगा, वीरस एक तेही सिंगल भयो भोग विलास करत दिन गयो। इस प्रकार से वीरस अर्थात अपने प्रियतम के उसी प्रियतम के से संबंधित जो भाव हैं उनसे भरा हुआ सिंगल द्वीप में राजा रतन सेन का समक्ष कट रहा है। भोग विलास करत दिन गयो, इस प्रकार से भोग वासना में भरे हुए राजा रतन सेन के बहुत सारे समय गुजर गया, बहुत सारे दिन गुजर गए। भाव उदास जी सुना संदेशु, अर्थात उसने जैसे ही वो संदेश सुना तो एकदम उदास हो गया, भावानी हो गया। संवरी चला गण मन चित्त उर देशु, अर्थात उसका जो मन है संभल करके चित्तौड़गढ़ की तरफ लौट चला, केवल मन। कमल उदास जो देखा भौरा, अर्थात उसने देखा कि कमल को उदास देकर के मन रूपी भौरा भी चल पड़ा है। थिर न रहे, अर्थात वो एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं रह पा रहा है। अब मालती संवरा, अर्थात उसने मालती रूपी लता को भी संवारना छोड़ दिया है। अब वो मालती रूपी लता को संवार रहा है। जोगी भौरा पवन परावा, कित सो रहे जो चित उठावा, अर्थात जोगी, भौरे और हवा ये सभी एक तरह से उसके लिए पराये हो गए हैं। कित सो रहे जो चित उठावा, अर्थात किधर से मैं इनकी तरफ अपना प्रयास करूं कि जो उनके मन को उठा लें, उनके मन को रोक लें। जो पे काड़ी देही चित जेऊ, अर्थात मैं इनको अपना जीव भी काट करके देने के लिए तैयार हूं। जोगी भंवर न आपन हुई, अर्थात योगी है वो इस प्रकार से, हे जोगी आप भौरे आपन न हुई, अर्थात मैं भौरे की तरह मेरी स्थिति न करें, या उस योगी की भौरे की तरह स्थिति नहीं बने। अजा कमल मालती है घाली, अर्थात उस कमल और मालती लता को त्याग करके वह हृदय तक पहुंच गया है। अब हित थिर आछे आली आली, और इस प्रकार से वह अपने हित अहित को स्थिर समझते हुए आछे आली हे भौरे, आप अच्छी बात सुनिए, सोचिए। और अली आली, यहाँ एक अली का भौरा है और एक अली का सखी है। गंधर्व सेन आब सुनी बारा, अब मुझे लगता है राजा जो गंधर्व सेन है उस तक ये बात पहुंच गई है। कस जीव भय उदास तुम्हारा, अर्थात कि किस प्रकार से मैं आपके बिना उदास हुई जा रहा हूं या जा रही हूं। मैं तुम्हें जीव लावा दीन नैन मह बास, इस तरह से वहां राजा रतन सेन की पत्नी से हो सकता है वो पक्षी कह रहा है कि मैं तुम्हें जीव लावा, कि मैं तुम्हारे लिए जीने का सहारा लाता हूं। दीन नैन मैं बांस, अर्थात जिसके कारण आपके नेत्रों के बीच में जो चीज हमें नजर आ रही है, जो प्रेम नजर आ रहा है, उसी को मैं एक उम्मीद की किरण, एक आपके प्राणों को बचाने के लिए उम्मीद किरण लाना चाहता हूं या लाता हूं। जो तुम हो उदास, अर्थात जिसकी वजह से तुम उदास, तुम्हारे अंदर उदासी छाई हुई है। काकर कविलास, अर्थात उसी कविलास को
उसी कविलास को उसी स्वर्ग के समान अद्भुत आनंद वाले चित्तौड़गढ़ में मैं एक तरह से खुशी का माहौल पैदा करना चाहता हूं, या मैं अपनी पत्नी की वियोग अवस्था को दूर करना चाहता हूं। इन्हीं भावों के साथ ये आपके पाठ्यक्रम का दूसरा कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिसके नागमती संदेश खंड से संबंधित जो पद थे वो समाप्त हुए। आज के व्याख्यान में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।